Bismillahirrahmanirrahim. The topic from the cardiovascular disease we are going to cover in this video is acute coronary syndrome और coronary artery की जितनी भी डिजीज़ होती हैं CAD वो हम कवर करने लगे, ठीक है। इस वीडियो में coronary artery है और उसमें ब्लॉकेज होनी है, अथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक ब्लॉक करते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं ब्लड फ्लो की। ये सारी हमें स्टोरी पता है, इस स्टोरी में मैं नहीं जाने वाली। प्लैक किस चीज़ से बना होता है, उसमें क्या है, सारे हम पैथोलॉजी से पढ़ के आए हैं। मैं ये वाली स्टोरी सुनाने लगी हूँ कि कितने परसेंटेज ब्लॉकेट पे कितनी ज़्यादा जो है हार्ट को इंसल्ट होती है। अगर तो 90% कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज है, दैट इज़ ब्लॉकेज ऑफ 90% ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, पेशेंट जाता है स्टेबल एंजाइना की स्टेट में। और स्टेबल एंजाइना क्या है, लेस देन 10 मिनट्स की उसे एक्सट्रीम क्रशिंग पेन होगी और एट रेस्ट इट वुड बी रिलीव हो जाएगी पेन, ठीक। ऐसे सिनेरियो में कार्डिक एंजाइम्स भी नेगेटिव होते हैं और कोई एसटी एलिवेशन नहीं होती, बिकॉज जस्ट सब एंडोकार्डियल इंफाक्ट होता है। देयर इज़ एन एस टी सेगमेंट एलिवेशन MI, ठीक। इवन इसे NST मतलब MI में लेते भी नहीं, इट्स जस्ट एंजाइना बेसिकली, ठीक है, इट्स जस्ट एंजाइना। अगर तो ब्लॉकेट 90 से 95% में आ जाए और अब उसे रेस्ट पे भी पेन होगी, there will be pain at rest, crushing substernal pain, there will be pain for more than 10 minutes like but less than 20 minutes. ये भी सब एंडोकार्डियल पेन होगी and there will be not any elevation of MI. It's also type of angina. और ये कौन सा angina होगा, it will be unstable angina this time. और unstable angina में there is a possibility that the cardiac enzyme eventually they raise, they are elevated, they are positive, ठीक। अगर तो 95 से 99% अब ब्लॉकेड हो जाए, दैट मोस्ट लाइकली इज़ अ प्रॉपर, जैसे प्रिंस मेटल एंजाइना में हम कहते हैं, प्रिंस मेटल में बिकॉज ऑफ द स्पाज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरी पूरा स्पाज्म होता है। तो आर्टरी में जो स्पाज्म होता है, सारी जो एंडोकार्डियम है, मायोकार्डियम है, पूरा ट्रांसम्यूरल इस्कीमिक इन्फाक्ट होता है, पूरी ब्लड सप्लाई कटती है। 99% इज़ नॉट समथिंग, पूरा 99% इज़ लाइक इतनी सी स्पेस है ब्लड को गुजरने की, बाकी सारा ब्लॉक हुआ है। जैसे प्रिंस मेटल एंजाइना में है तो देयर इज ST सेगमेंट एलिवेशन MI और कार्डिक एंजाइम्स भी ऑब्वियसली पॉजिटिव होंगे पूरा। एंड हेयर इन दिस काइंड ऑफ स्टेट वेट देयर इज ST, प्रिंस मेटल को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, बेसिकली दिस इज एन ST सेगमेंट MI का सिनेरियो, ये MI का बेसिकली सिनेरियो, मतलब ST सेगमेंट MI का। ST segment will be elevated, T wave would be inverted। और ऐसे सिनेरियो में हम जैसे देखते हैं कि ST सेगमेंट एलिवेटेड है, अगर तो सिंपल एक ब्लॉक एलिवेटेड है तो ऐसे केस को 1 मिलीमीटर या 1 ब्लॉक एलिवेटेड हम लिख लेते हैं। ऐसे केस में पेशेंट को फ़ौरन हेपरिन दे के उसकी ER में एंजियोप्लास्टी कर देनी चाहिए, या फिर हेपरिन दे दें या फिर नाइट्रेट्स दे दें कि कोई भी जो 1% चांस है जो यहाँ पे अवेलेबल है वो खुल जाए और पेशेंट को ब्लड जो है उसका बहाल हो जाए, उसकी कोरोनरी सर्कुलेशन में उसका हार्ट को ब्लड ना रुके। बट अगर यही ब्लॉकेट 100% हो जाए, मीन्स देयर इज़ंट एनी होप कि ब्लड जो है वेसल डायलेट करने से चला जाएगा, 100% हो जाएगा, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एंड देयर विल बी ST सेगमेंट एलिवेशन, there will be T wave inversion, cardiac enzymes positive, T wave would be inverted, cardiac enzymes positive। और इसकी ट्रीटमेंट फिर हम आगे पढ़ते हैं कि MI की ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे जब 100% वेसल इज़ ऑक्लूडेड तो देयर शुड बी थ्रोम्बोलाइसिस बाय एल्टेप्टेज या स्ट्रेप्टोकाइनेज टेनिक्लेज, बट होना चाहिए। अब मैं अगर इसको एक सिंपल फ्लो चार्ट में बयान करूँ तो दिस इज़ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। हमने ECG करवाया और ECG पे हम लोगों ने देखा, ऑब्वियसली हमें तो नहीं पता लगेगा ना कि कितने परसेंट ब्लॉक है, कितने परसेंट नहीं होता, एनजीओ पे पता लगेगा। पेशेंट हमें इमरजेंसी में लैंड करते वी वुड गो फॉर ECG। ECG विल टेल कि ST सेगमेंट एलिवेटेड है या नॉट एलिवेटेड है। एलिवेटेड है और कार्डिक एंजाइम्स पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छे से पॉजिटिव हैं, तो ST सेगमेंट एलिवेटेड MI विल ट्रीट द केस एज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। बट इफ द ST सेगमेंट इज़ नॉट एलिवेटेड
we will see check the cardiac enzyme. The cardiac enzymes are negative, it's just a stable angina, और ये नाइट्रेट्स देके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देके मोस्टली नाइट्रेट से ही ठीक हो जाएगा. बट इफ़ द कार्डिक एंजाइम प्रोग्रेसेस टू बिकम पॉजिटिव एंड दे आर विजिबल कि हाँ कार्डिक एंजाइम्स नॉर्मल नहीं हैं, दे आर एलिवेटेड, तो इट वुड बी अ केस ऑफ अनस्टेबल एंजाइना. यहाँ तक बात क्लियर है. यहाँ भी वो कैप्लान में लिखता है कि ईसीजी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टूल टू असेस कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है कि नहीं है. नाउ वी गो फॉर फर्दर रिस्क फैक्टर्स इन अ पेशेंट जिसको ऐसी कंडीशन है, क्या उसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, डज ही स्मोक्स और ड्रिंक्स अल्कोहल, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की स्टेट तो नहीं है, उसका फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल हमने तो कराना है. पोस्ट इस्कीमिया में एक बात याद रखें, पोस्ट इस्कीमिक फेज़ में या पोस्ट ट्रीटमेंट फेज़ में वो रिससिटेट हो रहा है, हो चुका है, तो आपने एक फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाना है. और प्रोफिलैक्सिस विद एस्पिरिन तो देनी ही देनी है, वो तो इमरजेंसी की बात है, एस्पिरिन और फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराना है. लेकिन उससे पहले वो तो हम इन्वेस्टिगेशन में आगे पढ़ते हैं. उससे पहले रिस्क फैक्टर्स देखें कि कोई फैमिली हिस्ट्री में ऐसे तो नहीं बंदा जिसको 55 ईयर से पहले कोई एमआई की या ACS की कोई एपिसोड हुई हो. हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हम लिपिड प्रोफाइल से ही पता लगा लेंगे. इसके बाद यू हैव टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशंस. वी हैव हेयर टैबुलेटेड कैटेगराइज्ड इन्वेस्टिगेशंस. सबसे पहले ECG, ST सेगमेंट एलिवेटेड है नहीं एलिवेटेड, वो सारा पता लगाएगी. इसके अलावा ये भी पता लगाएगी कि कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है और मतलब कौन सी वॉल इन्वॉल्व है. उस लिहाज से फिर हम आर्टरी के पास चले जाएंगे. यू विल थिंक ऑफ दैट आर्टरी के अगर एंटीरियर इन्वॉल्व है या लेटर इन्वॉल्व है, मतलब लेफ्ट एंटीरियर में मसला है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में मसला है, पोस्टीरियर इन्वॉल्व है या इन्फीरियर वो वॉल ऑफ द हार्ट उसमें ECG के लीड्स डिफेक्ट शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि राइट कोरोनरी आर्टरी में मसला है. एको वुड हेल्प टू डिटेक्ट कि स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है. कार्डिक एंजाइम्स ये तो बेस्ट है. पहले सबसे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इन्वेस्टिगेशन के पूछें, इवन 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन पूछे तो आपने लिखना है ECG एंड एको. लेटर टेस्ट में आपने देखना है, और इवन कार्डिक एंजाइम यू कैन राइट. बाद में लेटर टेस्ट में आपने देखना है कार्डिक एंजाइम में CKMB. सबसे पहले जो रेज होता है वो तो मायोग्लोबिन है, विद इन 1 to 2 आवर्स रेज हो जाता है. CKMB इतना जल्दी रेज नहीं होता. 8 to 10 आवर या 6 to 12 आवर में पीक्स एंड देन इट सेटल्स बाय 24 आवर्स. CKMB ऑन द अदर हैंड 4 to 6 आवर्स में पीक करता है, 4 to 6 आवर्स में राइज करता है, पीक्स है 24 आवर्स एंड इट सबसाइड्स विद इन 3rd डे. इसलिए अगर 4th डे पे या 5th डे पे यू फाइंड CKMB लेवल्स बड़े में हैं, तो इसका मतलब ये कि री इन्फाक्शन हुआ है, ये कोई प्रीवियस इन्फाक्ट नहीं चल रहा जिसकी वजह से CKMB. ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन डी तो 4-6 आवर्स में बढ़ना शुरू करेंगे, 12 आवर्स में पीक करेंगे एंड दे विल रिमेन अप टू 2 weeks लाइक 3 to 10 days या 3 to 7 to 14 days. ये आपको मिलेंगे ह्यूमन ब्लड में. रेस्ट इन्वेस्टिगेशंस ब्लड टेस्ट में CBC दे वुड बी रेज्ड, ECR and C-reactive protein all raised. Chest X-ray would show cardiac shadow, that would be normal, but there will be pulmonary edema, and then may show cardiomegaly too. How would you treat the patient? ट्रीटमेंट इसकी ही सिंपल है, वो उसके भी मैंने नोट्स बना लिए हैं ताकि इजीली एक ही तरफ से पढ़ सकें, पूरा पेज ना देखने पड़े. ट्रीटमेंट इज़ एनाल्जीजिया, पेन रिलीव करें, मॉर्फिन दें और एंटीमेटिक दें जिसको वॉमिटिंग है, मिटोक्लोप्रामाइड, एंटीमेटिसिस ताकि एक्शन हो. एंटी थ्रोम्बोटिक जो थेरेपी है उसमें सबसे पहले एंटीप्लेटलेट्स, यू विल गिव एंटीप्लेटलेट्स लाइक एंटीप्लेटलेटिक ड्रग्स कौन सी हैं, एस्प्रिन, क्लोपिडेग्रोल 75 मिलीग्राम. पहले शुरू तो स्टार्टिंग डोज ऑब्वियसली ज़्यादा होगी बट देन इट विल कम मेंटेनेंस डोज की 75 mg. ग्लाइकोप्रोटीन 2BN3 इनहिबिटर लाइक एबिसिक्सिमैब की दे सकते हैं. एंटीकोगुलेंट थेरेपी पर स्टार्ट करेंगे अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन या फिर लो मोलेकुलर वेट हेपरिन. एंटी एंजाइनल थेरेपी में सबलिंगुअल ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड रिपरफ्यूजन थेरेपी. अब देखो पेशेंट के हार्ट की वेसल्स को रिपरफ्यूज भी करना है तो परक्यूटेनियस क्रोनरी इंटरवेंशन, थ्रोम्बोलाइसिस विद एल्टेप्टेस, टेनेक्टिप्लेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड इवन कैबेज में क्रोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग एंड शुड बी इम्प्रोवाइज्ड. वट कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस इन पेशेंट्स जिनको MI होता है या एक्यूट क्रोनरी सिंड्रोम से या क्रोनरी आर्टरी डिजीज से गुजरते हैं. They can be cardiogenic shock, congestive cardiac failure, arrhythmia, fibrinous pericarditis या फिर पेरिकार्डाइटिस जो पोस्ट MI सिंड्रोम में भी ड्रेसलर सिंड्रोम में यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्रेसलर सिंड्रोम में भी हो सकता है. और देयर कुड बी रप्चर बिकॉज हार्ट जो है उसको प्रॉपर इस्कीमिया हुआ है, वहाँ पे फाइब्रोसिस हो सकती है. जहाँ पे इस्कीमिया होगा, जिस लेट सपोज हार्ट के जिस पोर्शन में इस्कीमिया होगा वो वाली वॉल वीक हो जाएगी, वहाँ वीकनेस की वजह से दैट कुड लीड टू रप्चर. अब वो जिस भी आर्टरी का इस्कीमिया हुआ, जैसे राइट अगर कोरोनरी आर्टरीज का इस्कीमिया हुआ तो इट कैन लीड टू रप्चर ऑफ द पेपिला.
इट कैन आल्सो लीड टू रप्चर ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल्स दैट कॉज कार्डियक टेम्परेचर। अगर जो पेपिलरी मसल्स हैं उनके रप्चर हो जाए, इट कैन लीड टू माइट्रल इंसफिशिएंसी। रप्चर ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम कैन लीड टू शंट, एनोरिज्म, म्यूरल थ्रोम्बा एंड रेसलर सिंड्रोम, पोस्ट-ट्रॉमेटिक सिंड्रोम, जो मैंने पहले डिस्कस किया। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के टॉपिक के बाद हम आते हैं नेक्स्ट और मोस्ट अमेजिंग टॉपिक, जो है आयोटिक डिसेक्शन। मोस्ट अमेजिंग इसलिए क्या है क्योंकि इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। आयोटिक एनोरिज्म हमने पढ़ा कि सेक्युलर फॉर्मेशन हो जाती है, डायलिटेशन हो जाती है। इस डायलिटेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है ना, वो ये आती है कि इस एनोरिज्म ने फटना है, डायसेक्शन होना है इसकी। आयोटिक डिसेक्शन की 3 टाइप्स हैं इन डिबेकिस क्लासिफिकेशन सिस्टम और 2 टाइप्स हैं इन स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहला डिपेकिस क्लासिफिकेशन में 1 2 3 करके हम पढ़ते हैं कि असेंडिंग लिम्ब इन्वॉल्व हो रहा है और इट जस्ट इन्वॉल्व्स द असेंडिंग लिम्ब। देयर इज क्रोनरी ऑक्लूजन, यहाँ से जितनी भी आर्टरीज निकल रही हैं, क्रोनरी आर्टरी निकल रही है तो क्रोनरी आर्टरी ऑक्लूड होगी। अब दूसरे सिनेरियो में असेंडिंग लिम्ब से लेकर नीचे तक जो है, जो ब्लड जो फटा है, जो बेसिकली डायसेक्शन हुई है बिटवीन द इंटिमा एंड द मीडिया, तो ब्लड सारा लीक आउट हुआ है। इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिंग अ लॉट ऑफ आर्टरीज, क्रोनरी, ब्रेन को जाने वाली वेसल्स, रीनल या मेजेंट्रिक ऑक्लूजन, लॉस ऑफ ब्लड पल्स। और जो तीसरी टाइप है उसमें असेंडिंग को छोड़ के बाकी सारे एरिया में डायसेक्शन की वजह से देयर इज लीकेज ऑफ ब्लड। स्टैनफोर्ड ने पहली 2 को, जिसमें असेंडिंग अयोटा इन्वॉल्व है, पहली 2 को कहा है कि ये टाइप ए है और ये तीसरी वाली टाइप बी है। पहली 2 में मतलब टाइप ए में वी रिक्वायर्ड सर्जिकल इंटरवेंशन इमीडिएट बेसिस। ऑन टाइप बी वी जस्ट रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट इज सफिशिएंट अंटिल अनलेस के प्रॉपर कोई डायसेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा और मसले मसाइल हो रहे हैं। वी प्रेफर टू गिव बीटा ब्लॉकर्स एंड अल्फा ब्लॉकर्स, और अगर उन दोनों से भी ठीक ना हो तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, यहाँ पर सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड। व्हाट कैन बी द रिस्क फैक्टर्स फॉर कॉजिंग आयोटिक डिसेक्शन? जैसे मैंने बताया, aortic aneurysms, hypertension can be a cause. In 80% of cases, it's hypertension. Aortic atherosclerosis, coarctation of aorta, collagen disorders like Marfan syndrome, Ehlers-Danlos syndrome, fibromuscular dysplasia, previous aortic surgery में cabbage करने की कोशिश की है, pregnancy, usually the third trimester, trauma, iatrogenic causes of aortic dissection. How would you investigate? Best X-ray करें। एक्सरे में आपको वाइडनिंग ऑफ द मीडियास्टम मिलेगा, ठीक, ब्रॉडनिंग ऑफ द अपर मीडियास्टम एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द आयोटिक नकल। जो आयोटिक नकल नज़र आता है एक्सरे में वो प्रॉपर्ली नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा मर्सिडीज बेंज साइन जो कहते हैं कि अगर लेट्स सपोज दिस इज आयोटा और यहाँ पे डायसेक्शन हुई है तो देयर विल बी अ साइन ऑफ मर्सिडीज बेंज साइन आपको नज़र आएगा इस तरह करके, ठीक। पहले तो एक्सरे, दूसरा ईसीजी वो शो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, क्योंकि जो ऑर्गन्स है उसको ब्लड नहीं जा रहा, ऑर्गन जो हैं वो पल्स वहाँ पे परफ्यूजन कम हुई हुई है एंड दिस सिग्नल द हार्ट के ब्लड नहीं है, ब्लड भेजो। तो हार्ट ओवर एक्टिव हुआ हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो चुकी है इन पेशेंट्स में विद ना सिर्फ इस वजह से बल्कि हाइपरटेंशन भी, जैसे इट्स अ कॉज ऑफ आयोटिक डिसेक्शन, तो हाइपरटेंशन की वजह से भी हुई हुई है। यहाँ पर रेयर चांसेस ऑफ एक्यूट एमआई यूजुअली इंफीरियर, उसकी वजह से भी देयर इज लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ईसीजी आल्सो शोज इंफीरियर MI. Doppler echocardiography that would show aortic regurg and dilated aortic root. Transesophageal thoracic echocardiography करेंगे because transthoracic won't be helpful, वो सिर्फ फर्स्ट 3 to 4 सेंटीमीटर ही स्क्रीन करेगी। तो transesophageal करेंगे echocardiography, Doppler echo, transesophageal echo and CT and MRI both are specific and sensitive for detection of aortic dissection. How would you manage? मैनेजमेंट मैंने आपको बता दी, A में सर्जरी करनी है, B को मेडिकली देखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरटेंशन। That can be idiopathic, मतलब primary, essential, that can be secondary causes of alcohol, obesity, pregnancy like preeclampsia, renal disease, renovascular disease, renal stenosis, polycystic kidney disease, endocrine disease like pheochromocytoma, Cushing's, primary hyperaldosteronism, Conn's disease में hyperparathyroidism can also cause hypertension, thyrotoxicosis, congenital adrenal hyperplasias, and drugs like OCPs, estrogen, anabolic steroids, corticosteroids and coarctation of aorta, they all causes secondary hypertension. लेकिन हम लेबल किस वैल्यू के बात करते हैं कि हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन नहीं है। ये तो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, 120/80 या लेस देन 130/80, इस तरह ही नॉर्मल है। हाई नॉर्मल क्या है, 130 to 139 या 85 to 89। ग्रेड 1 हाइपरटेंशन की तब है जब सिस्टोलिक इज़ 140 to 159/90 over 99। ग्रेड 2 160 से स्टार्ट करेंगे टिल 179 एंड 100 to 109। ग्रेड 3 में मोर देन और इक्वल टू 180 या बाय मोर देन और इक्वल टू 110, इट इज़ ग्रेड 3 सीवियर हाइपरटेंसिव स्टेट। हाउ विल यू ट्रीट? यू विल ट्रीट बाय गिविंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, जिसमें थायजाइड डाययूरेटिक्स आती हैं। और अब इन सब का मैं आपको ना बताऊंगी साइड इफ़ेक्ट्स। थायजाइड डाययूरेटिक्स मोस्टली कॉजेज हाइपरयूरिसीमिया,
ठीक। और इसके और भी बहुत से मसले मसाइल हैं, लेकिन मेजर जो हाइपरयूरेसीमिया इट कैन ट्रिगर एक्यूट एपिसोड ऑफ गाउट। एस इनहिबिटर्स दैट कैन कॉज हाइपरकैलेमिया, रीनल डिसफंक्शन, हाइपोटेंशन, कफ एंड रैश, एंड सो डज ARBs, बट इसका माइल्डर होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैन कॉज फ्लशिंग, पाल्पिटेशन, फ्लूइड रिटेंशन। अब जो मैं ड्रग से नाम ले रही हूँ, दे आर हेल्पिंग इन एज एन एंटी डिप्रेसिव, बट सॉरी डिप्रेसिव नहीं, एंटी हाइपरटेंसिव, दे आर एक्टिंग एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, बट इनके साइड इफेक्ट्स भी हैं। बीटा ब्लॉकर्स में मेटाप्रोलोल, एटिनोलॉल यूज़ होता है, बट जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में शुड नेवर बी गिवन इन पेशेंट्स ऑफ एस्थमा, पल्मोनरी कंजेशन या प्रेग्नेंट पेशेंट्स को भी, बिकॉज इट कैन कॉज कंट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स। लाबिटोलॉल, कार्बिडोलॉल इज अल्फा बीटा नॉन सेलेक्टिव एंड अल्फा 1 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट। अदर ड्रग्स लाइक प्राजोसिन जो अल्फा 1 के लिए यूज़ होती है, साइड इफेक्ट्स पोस्टुरल हाइपोटेंशन, हेडेक एंड टैकीकार्डिया, फ्लूइड रिटेंशन है। अब इन सब ड्रग्स को देना किस तरह, देयर इज़ नाइस गाइडलाइंस एंड BH गाइडलाइंस हमें बताती है कि इन ड्रग्स को किस तरह स्टेप वाइज फैशन में देना है, नहीं एकदम सारी दे देनी, नहीं स्टेप वाइज में। इफ़ द एज इज़ लेस देन 55 यू हैव टू स्टार्ट द ड्रग ए स्टैंड्स फॉर ACE इनहिबिटर्स या ARBs। इफ़ द पेशेंट इज़ मोर देन 55 ईयर्स ओल्ड, ब्लैक पर्सन है, अफ्रीकन या कैरेबियन फैमिली से उसका ओरिजिन है, और किसी भी एज ग्रुप का है, अगर तो अफ्रीकन है, अफ्रो कैरेबियन है और किसी भी एज ग्रुप का है, तो पक्का उसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से ही स्टार्ट करना है। बट इफ़ द एज, अगर कोई नॉर्मल एशियन है या यूरोपियन है और उसका जो है एज मोर देन 55 है, तो उसे भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से स्टार्ट करना है। लेस देन 55 है नॉर्मल रेस का, तो उसको मतलब यूरोपियन, एशियन, मेडिटेरेनियन रेस का, तो उसे 55 से कम ARBs और ACE से स्टार्ट करना है। स्टेप 2 में दोनों को ऐड कर दें, मतलब दोनों इकट्ठी देनी है, ARBs, ACE और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। स्टेप 3 में डायूरेटिक्स के साथ देना है, मोस्टली थायरोजाइड डायूरेटिक्स या लूप डायूरेटिक्स, फ्यूरोसेमाइड। स्टेप 4 में रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन के केस में AC मतलब ACE, ARBs, calcium channel blockers, diuretics, and even beta and alpha blockers. Along with, you have to consider to seek the expert advice in this scenario because it's severe and resistant hypertensive case. Influence of comorbidity of choice of antihypertensive drug therapy. हर कोई जैसे मैंने बताया उसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब अल्फा ब्लॉकर प्राइजोसिन दे रहे हैं, तो इट ट्रीट्स बिनाइन हाइपरट्रॉफी, ब्लाइंड प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, बट इट कैन कॉज पोस्टुरल हाइपोटेंशन, हार्ट फेलियर, एंड इट कॉजेज, अगर किसी को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो प्लीज़ इस पेशेंट को ना दें। ACE inhibitors will definitely cause renal impairment, cough, peripheral vascular disease, and so does ARBs, and they should not be given patients who are pregnant या जिन्हें renal vascular disease है। Beta blockers help in compelling indication, help in treatment of angina, MI, heart failure, and anxiety में, और ये यहाँ caution should be given पेशेंट जो हार्ट फेलियर के पेशेंट में, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़ के पेशेंट में नहीं देनी चाहिए, बिकॉज इट हैज़ इफ़ेक्ट्स ऑन देम, लाइक एस्थमा के पेशेंट में या COPD में, हार्ट ब्लॉक में, प्रेग्नेंट पेशेंट में नहीं देने चाहिए, जिससे हम कहते हैं कि इट हैज़ इट्स इफेक्ट। तो इसी तरह ऐसे पेशेंट में भी इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट इट कैन बी यूज्ड until सर्टेन डोजेज। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इट शुड बी गिवन टू पेशेंट्स ऑफ द एज मोर देन 55 या अफ्रो कैरेबियन रेंज में। थायराइड का मैंने बताया कि एक साइड इफेक्ट है गाउट, और गाउट वाले पेशेंट में तो बिल्कुल ध्यान से देनी चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।